पोटेंशियल स्टेप विभव सीढ़ी। तो इसमें हमें जो कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है पोटेंशियल का वो कुछ इस तरह से है। तो देखो यहाँ से पोटेंशियल शुरू हो रहा है, फिर वर्टिकल पे जा रहा है और फिर यहाँ पे इस साइड में जा रहा है। और ये है वी एक्स का ग्राफ और इधर x इक्वल टू 0, ये x एक्सिस है यहाँ पे। यहाँ से कोई पार्टिकल आता है, ठीक है, तो वो दो तरीके से आता है। जब पार्टिकल की एनर्जी v नॉट से कम हो, यानी ये जो हाइट है ये पोटेंशियल की है, ठीक है, इस दीवार से कम हाइट कम एनर्जी का पार्टिकल आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जब वो आएगा तो इस दीवार से टकरा जाएगा, टकरा के वो वापस लौट जाएगा। सेकंड पर अपन लेते हैं कि जब एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल से ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में देखो वो यहाँ से जाएगा और हो सकता है पोटेंशियल उसको अफेक्ट ना करे और वो आगे की तरफ निकल जाए। पर ये अपन देखेंगे कि वेव फंक्शन पे इस पोटेंशियल का क्या असर होता है जब कोई पार्टिकल इस साइड से ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर देख लो दो रीजन है हमारे, फर्स्ट रीजन और सेकेंड रीजन। फर्स्ट के अंदर क्या हो रहा है, पोटेंशियल 0 है x लेस देन 0 में, यानी x लेस देन मतलब ये वाला रीजन और x ग्रेटर देन मतलब ये वाला है। तो इसमें ग्राफ कहाँ है, यहाँ से है, पूरा पोटेंशियल की वैल्यू क्या है 0, तो Vx 0 है इस रीजन में। और यहाँ वाला जो रीजन है इसमें कांस्टेंट पोटेंशियल की वैल्यू है और कितनी है V नॉट, तो Vx बराबर V नॉट फॉर x ग्रेटर देन 0। तो हम दोनों केसेस को करेंगे। इस लेक्चर में हम केवल फर्स्ट वाली कंडीशन करेंगे ई लेस देन V नॉट वाली, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे ई ग्रेटर देन वी नॉट वाली। तो पहला केस लेते हैं व्हेन ई इज़ लेस देन वी नॉट, यानी पार्टिकल जो आ रहा है जब वो इस पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करता है तब उसकी एनर्जी पोटेंशियल से कम है। तो पोटेंशियल से कम होने के केस में उस पर श्रोडिंगर इक्वेशन लगाते हैं। दोनों रीजन के अंदर लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों में पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट रीजन में x लेस देन 0 में, अब x लेस देन 0 में पोटेंशियल का मान कितना है 0, तो श्रोडिंगर समीकरण क्या हो जाएगी, ये वाला पार्ट होता है प्लस v आता है, पर क्योंकि इस केस में v 0 है तो इज इक्वल्स टू ई साई। सेकेंड वाले केस के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, पोटेंशियल है हमारे पास और वो कितना है वी नॉट, तो श्रोडिंगर समीकरण में यहाँ वी की जगह वी नॉट आ जाएगा। साई और साई दोनों के अंदर वेव फंक्शन हमने अलग माना है। पहले वाले केस में हमने वेव फंक्शन माना है साई फर्स्ट, ठीक है, और सेकंड वाले में हमने माना है साई सेकंड, दोनों वेव फंक्शन उसके अलग अलग है। इन दोनों को थोड़ा सा रेक्टिफाई करते हैं और यहाँ पर देखो जो पहले वाली इक्वेशन में उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके इस तरह से लिख दिया है, ये जो के स्क्वायर है इसकी वैल्यू आएगी ये, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले फंक्शन को यहाँ रहने दो, ये 2m e इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और h क्रॉस स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, और वो माइनस साइन के साथ में होगा तो उसको एक साइड में ले लेंगे तो वो प्लस साइन के साथ में आ जाएगा। सिमिलरली ये जो दूसरा वाला समीकरण है, इस समीकरण को देखो अपन ने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है, मैंने सारे टर्म एक साइड ले लिए हैं और जो टर्म कॉमन आ रहे हैं वो कॉमन ले लिए। आप देख लेना इस पूरे फंक्शन को हम अल्फा से डिनोट कर देते हैं, जहाँ अल्फा की वैल्यू ये है। अब ये जो इक्वेशंस हैं कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिनका मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनका सॉल्यूशन जो होता है वो एक्सपोनेंशियल साइन या कोस में लिया जाता है। तो यहाँ पर देखो ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण दिखने में बिल्कुल एक जैसा है, बस यहाँ पर प्लस साइन है और यहाँ पर माइनस साइन है, सिर्फ इस वजह से इनका जो नेचर है सॉल्यूशन का वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो जो फर्स्ट वाला है जिसमें ये प्लस साइन आता है, प्लस साइन वाले में जब डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसके सॉल्यूशन में आयोटा आता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो आयोटा आएगा और अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो आयोटा नहीं आएगा। तो जब साई वन की बात करेंगे तो साई वन में दो कांस्टेंट हमने लिए हैं ए ई की पावर आई के एक्स, और ध्यान रखना ये जो टर्म होता है यहाँ पे आई के ए बेसिकली ये यही होता है, प्लस की वजह से तो आयोटा आ जाएगा, और इस के स्क्वायर का जो वैल्यू आती है इसी का रूट जो आता है वो यहाँ पर लिया जाता है। जैसे यहाँ पर अल्फा है तो यहाँ पर अल्फा आएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ अल्फा स्क्वायर है तो दो सॉल्यूशन होते हैं ना, प्लस अल्फा और माइनस अल्फा, इसलिए यहाँ पर हमें दो वैल्यूज़ मिलती है। सिमिलरली यहाँ के स्क्वायर है तो हमें प्लस के और माइनस के मिलेगा, तो हमें यहाँ पे दो सॉल्यूशन मिले हैं, ठीक है। तो दोनों को बाद में साथ में लिख देते हैं, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन कब बनता है, जब हमें दो सॉल्यूशन मिलते हैं उनका हम लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो एक सॉल्यूशन तो हालांकि ये था और एक सॉल्यूशन इसका ये था, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बना के हमने इस तरह से लिख दिया। तो समीकरण 6 और 7 जो है वो इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अगर आप साई सेकंड देखो तो हमने साई के ऊपर जो कंडीशंस थी, बाउंड्री कंडीशन और कंटिन्यूटी कंडीशन, उनमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि वेव फंक्शन तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब वो कंटिन्यूअस हो और उसकी वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच ना करे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, साई सेकंड कौन सा रीजन है ग्राफ के अपने डायग्राम में, साई सेकंड कौन सा रीजन है, देखो अपने डायग्राम में ये पोटेंशियल था इस तरह से, ठीक है, और पार्टिकल इस साइड से आया, तो यहाँ पर जब वो ट्रेवल कर रहा था लेफ्ट हैंड साइड में, अब ये कौन सा है x लेस देन 0 और ये कौन सा है s ग्रेटर देन 0, तो x लेस देन 0 में तो वो ट्रेवल कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है, राइट डायरेक्शन में, लेकिन वो यहीं तक रहेगा, यहाँ से आने के बाद हो सकता है टकरा के वापस आ जाए। लेकिन जो x ग्रेटर देन 0 है उसमें जो वेव फंक्शन है उसमें x ग्रेटर देन 0 में हम x की
ज़ीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो जब हम x टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, x टेंस टू इन्फिनिटी, ध्यान रखना हम इस वाले रीजन में x टेंस टू इन्फिनिटी नहीं लेंगे क्योंकि ये बाउंड्री यहीं पर खत्म हो रही है, ठीक है। x इक्वल टू 0 तक बाउंड्री खत्म हो जाती है, वेव फंक्शन का आगे कोई लेना देना है नहीं। लेकिन इस रीजन में वेव फंक्शन हमें यहाँ पर मिल रहा है और वो x ग्रेटर देन 0 के लिए वैलिड है। तो x ग्रेटर देन 0 की वैल्यू के अंदर तो x टेंस टू इन्फिनिटी भी आता है। तो जब हम x को इन्फिनिटी रखते हैं तो साई सेकेंड में कौन सा टर्म है जो फाइनाइट रहता है और कौन सा टर्म है जो इन्फानाइट रहता है। अगर कुछ इन्फानाइट हो रहा है तो उसको हटा दो। अब यहाँ पर देखो, जब हम x टेंस टू इन्फानाइट रखते हैं तो ये वैल्यू इन्फिनिटी होते ही पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। और जैसे ही ये फंक्शन इन्फानाइट होगा, साई भी इन्फानाइट हो जाएगा। और हमें साई इन्फानाइट नहीं चाहिए, इसलिए हमें इस टर्म को हटाना पड़ेगा। और इस टर्म को हटाने के लिए हम सी को 0 मान लेते हैं ताकि ये टर्म वहाँ से हट जाए। तो अब हमारे वेव फंक्शन केवल ये बचे हैं। ऊपर वाले में तो ए और बी है, ऊपर वाले में हमने ऐसा क्यों नहीं किया। देखो ऊपर वाले में ये जब एक्सपोनेंशियल में आयोटा के साथ kx लिखा हुआ होता है ना, तब ध्यान रखना ये एक ऐसी वेव को रिप्रेजेंट करता है जो प्लस x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो। एक्सपोनेंशियल आई के एक्स जो है वो प्लेन वेव को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव x में ट्रेवल करने वाली। सिमिलरली यहाँ माइनस होता है तो वो प्लेन वेव को रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव में ट्रेवल करने वाली। और इस कंडीशन में क्योंकि पार्टिकल हमारा आ रहा है तब वेव हमें प्लस x में मिल रही है, और यहाँ से वो टकराएगा क्योंकि उसकी एनर्जी कम है तो वो लौट के पीछे जाएगा, तो हमें माइनस x में ट्रेवल करने वाली वेव भी चाहिए। दोनों ही चाहिए, इसलिए हम इन टर्म्स को हटाएंगे नहीं। लेकिन साई सेकंड में ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, देखो साई सेकंड के अंदर हमने देखा ही है पॉजिटिव एक्स के अंदर यहाँ पर जो पार्ट है वो इस फंक्शन की वजह से इन्फानाइट हो रहा है, इसलिए हमने इसको हटा दिया। और वहाँ पर हमें दो वेव आने और जाने वाली से मतलब भी नहीं है क्योंकि आयोटा वाला टर्म ही प्लेन वेव को रिप्रेजेंट करता है सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यू हमें मिल सकती है, तो ये हमारा पोटेंशियल का सीन था। यहाँ पे हमें साई फर्स्ट मिल रहा था और इस रीजन में हमें साई सेकंड। तो ये जो बाउंड्री है इस लाइन पर देखो, इस लाइन पर वेव फंक्शन की क्या वैल्यूज़ होगी, हमें पता है कि वेव फंक्शन की दो वैल्यूज़ नहीं हो सकती एक पॉइंट पर, यानी कि इस लाइन पर साई 1 और साई 2 क्या हो जाने चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए। और ये वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 0। तो साई तो सतत होना चाहिए। कंडीशन में ये भी लिखवाया था कि इनका जो डिफ्रेंसिएशन है डी साई बाई डी एक्स है वो भी बाउंड्री पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था, मैंने बताया था आपको कि एक पॉइंट पर वेव फंक्शन की दो वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो x इक्वल टू 0 दोनों में कॉमन है, इसलिए साई 1 और साई सेकंड बराबर होंगे और इनका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो डी साई फर्स्ट अपॉन डी एक्स और डी साई सेकंड अपॉन डी एक्स भी बराबर हो जाएगा x इक्वल टू 0 पर। तो x इक्वल टू 0 पर पहले साई 1 और साई 2 को बराबर करेंगे। तो यहाँ देखो x इक्वल टू 0 रखो इस जगह, तो e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से मिल जाएगा a। e की पावर माइनस 0 भी कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से मिल जाएगा b। तो x इक्वल टू 0 पर साई 1 तो मिल रहा है a प्लस b, यहाँ x इक्वल टू 0 रखोगे तो कितना मिल जाएगा d। तो एक तो कंडीशन ये मिल गई। अब x इक्वल टू 0 पर इन दोनों का अवकलन करके उसको बराबर करेंगे, तो इसके अवकलन से हमें क्या मिलेगा, i के बाहर आ जाएगा तो i के a, यहाँ से माइनस i के बाहर आएगा तो माइनस i के b, तो हमें क्या मिल जाएगा i के a माइनस b। और इसका अवकलन करेंगे कितना मिल जाएगा, माइनस का अल्फा d, तो माइनस का अल्फा d और साथ में x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट दोनों में हट जाएगा। समीकरण 9 और 10 को सॉल्व करेंगे तो हमें d और b की वैल्यूज मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ a। कैसे मिलेगी, देखो ये इक्वेशन आपको दी हुई है a प्लस बी बराबर d, और इस इक्वेशन से अपन निकाल सकते हैं a माइनस बी बराबर माइनस एल्फा d अपॉन आयोटा के, ठीक है। ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो एक बार दोनों को ऐड कर दो और एक बार दोनों को माइनस कर दो, तो उससे हमें वैल्यूज़ मिल जाएगी। खैर ये दो इक्वेशन है, अपने पास अननोन a के टर्म्स में निकालना है तो दो अननोन है अपने पास b और d, तो दो समीकरण है, दो अननोन है, दोनों को ऐड करके अपनी दोनों को ऐड कर देंगे तो देखो क्या मिलेगा 2a, और ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पे माइनस 1 माइनस एल्फा अपॉन आई के, और साथ में क्या मिल जाएगा d। तो यहाँ से अपन d की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो d की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अपन दोनों को माइनस कर देंगे, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर देंगे, d का कोफिशिएंट करके वैल्यू निकाल के और उसमें पुट कर देना। एक इक्वेशन से एक वैल्यू निकाल b की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें d भी मिल जाएगा और b भी मिल जाएगा। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आप ट्राई कर लेना, है ना। उसके बाद यूजिंग देम इन इक्वेशन नंबर 8, वापस समीकरण 8 देखते हैं। तो समीकरण 8 है हमारी ये,
तो हमें ए को तो रहने दो, हमें बी और डी के मान मिल गए, तो हम बी और डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो आप देख लेना, ये बी की वैल्यू अपन ने पुट कर दी और ये डी की वैल्यू अपन ने पुट कर दी, तो हमें ये वेव फंक्शन मिल चुके हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ डिफाइन होती है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है कि जो वेव आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल की दीवार है, तो जो वेव आ रही है उसकी इंटेंसिटी या उसका प्रायिकता धारा घनत्व, और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद जो वेव लौट रही है उसका प्रायिकता धारा घनत्व, दोनों का जो रेशो होता है वो कहलाता है परावर्तन गुणांक, यानी कि आपतित धारा घनत्व और परावर्तित धारा घनत्व का अनुपात। तो जो वेव हमने देखा था कि जो इंसिडेंट वेव है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, AE⁻iota kx, बताया था मैंने कि ये आपतित तरंग को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी इंसिडेंट वेव को, और BE⁻−i⁻kx, क्योंकि -x में वेव कौन सी जाएगी, जो यहाँ से टकरा चुकी होगी, तो टकराने वाला पार्ट है ये, यानी आपतित वाला पार्ट तो हो गया ये, और परावर्तित वाला पार्ट हो गया ये, तो इसके अंदर आ जाएगा BE⁻−i⁻kx। तो इन दोनों का प्रायिकता धारा घनत्व जो होगा उसका फॉर्मूला ये होता है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, तो ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये फॉर्मूला देखो कैसे आया। प्रायिकता धारा घनत्व का फॉर्मूला मैंने कुछ एक लेक्चर बनाया हुआ है, उसमें देख लेना, तब इसको एस से रिप्रेजेंट किया गया था, यहाँ से इसको जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका फॉर्मूला उस टाइम हमें मिला था ये। तो हमारे पास वेव फंक्शन कितना है, साई ये रहा टोटल, जिसमें आपतित भी है और परावर्तित भी है। तो हम टोटल निकाल लेते हैं, टोटल इंसिडेंट करंट डेंसिटी यानी प्रायिकता धारा घनत्व हमें कितना मिल रहा है। तो साई हमारे पास ये है, तो डेल साई बाय डेल एक्स क्या होगा, मैंने इसका अवकलन कर दिया। साई स्टार क्या होगा, इसी साई के अंदर स्टार लगा दो, यानी इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लो, तो ए की जगह आ जाएगा ए स्टार, आयोटा की जगह आ जाता है माइनस आयोटा, बी की जगह आ जाएगा बी स्टार, और माइनस आयोटा की जगह आ जाएगा प्लस आयोटा। ठीक है, फिर इसका अवकलन कर दो तो हमें ये मिल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, साई स्टार का मल्टीप्लिकेशन डेल साई के साथ में, और इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो वो हाँ यहाँ मिल जाएगा। तो आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना, इस वाले का और इस वाले का मल्टीप्लाई किया, ये पूरी इक्वेशन मिल जाएगी आपको। सिमिलरली इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। अब जे के अंदर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, h×2mi, सब में देखो आई के है, इसमें भी आई के है, इसमें भी आई के है, तो आई के बाहर ले लिया, और फिर इस टर्म में से ये टर्म माइनस कर दो, तो ये टर्म कॉमन है तो कैंसिल, ये टर्म कॉमन है तो कैंसिल, ये टर्म है, और इसमें से जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ a² आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस है, माइनस वाले में से माइनस करेंगे तो ट्वाइस ऑफ b हो जाएगा, 2 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास j का फॉर्मूला मिल जाएगा h×k/m, और हम जानते हैं तरंग का संवेग मोमेंटम होता है h× से, और हम जानते हैं पार्टिकल का कितना होता है mv। तो यहाँ पर अगर इसको m से डिवाइड करेंगे तो इस m को इधर लेके आ जाएंगे, तो h× से अपॉन क्या होता है, वेलोसिटी v, तो इसको अपन ने लिख दिया v, और ये हो जाएगा प्रायिकता धारा घनत्व, जिसमें ये है आपतित तरंग का प्रायिकता धारा घनत्व और ये है परावर्तित का। तो फॉर्मूला हमें क्या चाहिए, परावर्तित अपॉन आपतित, यानी कितना % भाग रिफ्लेक्शन हुआ है, तो v × b² और v × a²। तो ये फॉर्मूला जो है मैंने ऊपर लिखा है किसका, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी रिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर देखो ये वाला फॉर्मूला आ गया, v से v कैंसिल आउट होके mod ऑफ b² अपॉन a² हो जाएगा। अभी अपन थोड़ी देर पहले b की वैल्यू निकाली है, तो यहाँ mod ऑफ b² करना है, ठीक है, और mod ऑफ a², तो mod ऑफ b² इस पे लग जाएगा, इसका भी mod ऑफ a² और इसका भी a², तो इस a को नीचे ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा mod ऑफ a²। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ इसका mod स्क्वायर, और किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का जब mod स्क्वायर लेते हैं, सपोज x + i का mod का स्क्वायर लेना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, x + i इंटू x माइनस आयोटा वाई। तो एक बार इसमें यहाँ पर देखो ऊपर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर तो एज इट इज़ ये टर्म लिख दी x + आयोटा वाई, और उसके बाद अगर ऊपर माइनस है तो ऊपर प्लस आ जाएगा, नीचे प्लस है तो नीचे माइनस आ जाएगा, सारा टर्म कैंसिल आउट होकर कितना मिल जाएगा, 1। इसका मतलब ये है कि जब एनर्जी पार्टिकल की कम होती है पोटेंशियल से तो उसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आता है 1। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 आने का मतलब होता है 100% रिफ्लेक्शन होना, ठीक है। तो उसका सारा भाग क्या हो जाएगा, सारी की सारी वेव जितने पार्टिकल आएंगे सब टकरा के वापस लौट जाएंगे, लेकिन x > 0 पर। अब ये एक्सपेक्टेड नहीं था, अगर वेव फंक्शन कोई आ रहा है और वो सारा का सारा रिफ्लेक्शन हो चुका है और इसी डायरेक्शन में लौट चुका है, तो इस रीजन के अंदर तो वेव फंक्शन हमें क्या मिलना चाहिए था, 0 मिलना ही चाहिए था। अब जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उनके अकॉर्डिंग तो कोई पार्टिकल जब किसी दीवार से टकराता है
टकराता है तो उसका सारा हिस्सा वापस लौट जाता है, दूसरे हिस्से में उसका कुछ भी पोर्शन हमें नहीं मिलता। लेकिन ये क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि जो पार्टिकल है, क्योंकि उसके साथ तरंग है, तो जब तरंग यहाँ पर दीवार पर टकराती है तो वो लौट जरूर जाती है, लेकिन इस दीवार के अंदर उसका कुछ पोर्शन यानी उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी वहाँ पाई जाती है। इसका कारण होता है क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि कोई पार्टिकल जब होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक वेव रहती है। तो सपोज पार्टिकल इस जगह मौजूद है तो कुछ पोर्शन वेव का इधर भी है और कुछ वो वेव का पोर्शन इधर भी है, इसलिए जब हम यहाँ पर बाउंड्री इमेजिन करते हैं तो यहाँ से पार्टिकल टकरा जाता है, लेकिन इसके राइट साइड में हमें उससे एसोसिएटेड, उसके संगत वेव जरूर मिल जाती है। इस वजह से हमें वेव फंक्शन वहाँ पर दिखाई देता है। और जो साई सेकेंड वेव फंक्शन था वो हमने देखा था DE⁻∞ होता है। तो अगर इसकी प्रायिकता निकालें यानी पार्टिकल के इस रीजन में पाई जाने की प्रायिकता निकालें तो प्रायिकता कितनी होती है, mod ऑफ साई स्क्वायर। हमें वो प्रायिकता कुछ ना कुछ मिल रही है, यानी कि इस रीजन में पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता तो होगी पर वो कम होगी। और ये प्रायिकता एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे x आगे तक चलता जाएगा वेव फंक्शन की वैल्यू देखो x बढ़ रहा है तो यहाँ माइनस साइन है, यानी कि प्रायिकता का मान घटता जाएगा, वेव फंक्शन का मान भी घटता जाएगा। तो ये देखो साई फर्स्ट के अंदर तो हमें सिंपल कंटिन्यू वेव मिलेगी क्योंकि पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। लेकिन साई सेकेंड के अंदर हमें जो वेव फंक्शन मिल रहा है वो दूरी के साथ घट रहा है। यहाँ पर ये वैल्यू आगे जाके और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ये वैल्यू जाके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर V0 टेंस टू इन्फिनिटी है, यानी ये पोटेंशियल का भाग जो यहाँ पर अपन ने हाइट इसकी ली है V0, अगर ये पोटेंशियल हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ले लें तो वो इस पार्टिकल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रोक पाएगा और इस सेकेंड वाले रीजन में पार्टिकल को बिल्कुल भी नहीं जाने देगा, उसकी प्रायिकता को घटाता जाएगा। तो अगर V0 का मान इन्फिनिट हो जाए तो ये साई सेकेंड 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अल्फा का मान जो देखा था, यहाँ पर क्या है, साई सेकेंड का मान है DE⁻∞α ठीक है। ये हमें प्रायिकता का मान मिला है। अगर अल्फा का मान देखें तो ऊपर आप देख लेना, ऊपर मैंने डिराइव करवाया है, तो अल्फा का मान था ये। अगर V0 का मान इन्फिनिट हो जाए तो अल्फा का मान भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिट। और अल्फा का मान इन्फिनिट हो जाए तो e⁻∞ क्या होता है, 1/e⁻∞, जो कि हो जाएगा 1/∞ और वो हो जाएगा 0। यानी कि इस कंडीशन में सेकेंड रीजन में पार्टिकल के संगत वेव फंक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा तो वो सारे के सारे पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देगा। वैसे भी ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन उस कंडीशन में थोड़ा बहुत हमें इसके आसपास यहाँ पर वेव फंक्शन मिल रहा है, वो भी नहीं मिलेगा अगर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो ये था E<0 वाली कंडीशन, जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल से कम हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल से ज़्यादा हो तब जो वेव फंक्शन है वो फर्स्ट रीजन में और सेकेंड रीजन में कैसे दिखाई देते हैं।